एक शिक्षक दीपक सिंह। और आज के विषय में हम जो है रेडियो टीवी व्यावसायिक क्लास 11 का एक संक्षिप्त परिचय लेते हुए कि इसके अंदर क्या है। 5 पेपर होते हैं इसके अंदर, जिसमें कि आपको 60 नंबर के 300 नंबर का ये 500 और प्रैक्टिकल आपका 400 नंबर का होता है, जिसमें 200 हम बाहरी आदमी लेता है और एग्जामिनर, और सब में 33% आपको 20 में मतलब 60 में 20 पाना होता है। और इसमें 5 पेपर हैं जिनका नाम मैंने आपको बता भी रखा है। और आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर इसका। जैसे कक्षा 11 में आपका 3 चैप्टर हैं, यांत्रिक तरंगों की चाल, परिक्रामी तरंग और तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन। तो 3 चैप्टर में एक चैप्टर को देखते हैं ये क्या है। तो इसके अंदर देखिए तरंग हैं, और अगर हम डायरी पे अपने आए तो इसको थोड़ा और देख लें आप। तो तीसरा प्रश्न पत्र आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथा रेडियो, 5वां टेलीविज़न, और उसके बाद आपका तरंग एवं गति पहला चैप्टर आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसमें पहला चैप्टर आपका यांत्रिक तरंगों की चाल क्या है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो पहला चैप्टर आपका तरंग गति एवं ध्वनि का सिद्धांत है। प्रथम चैप्टर आपका यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग को मतलब मैकेनिकल तरंग कहते हैं, और मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, जैसे कि इंजीनियरिंग होती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो मैकेनिकल तरंग आपकी। और मैकेनिकल तरंग में इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको ये क्या तरंग क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, और इसमें जो परिभाषाएं हैं वो क्या हैं, सूत्र इसके अंदर क्या हैं, ताप दाब का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और गैसों में चाल क्या है। तो बहुत शॉर्ट में मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि तरंग जो है एक, इसका PDF में मैं इस चैप्टर में आपको उसमें डाल दूँगा। और साथ ही आप देखें तरंग क्या है, एक विक्षोभ है। जैसे आप किसी तालाब के किनारे अगर खड़े हो जाएं, एक ईंटा फेंक दें, तो आप देखेंगे कण जो है लंबवत जो है वहाँ पर गति करने लगेगा और दूसरे सिरे पर जाके ख़त्म हो जाएगा। तो कण तो वहीं रहेगा पानी का, लेकिन वो लंबवत गति करने लगेगा। तो इसी को हम जो है एक तरंग इस प्रकार की होती है, लंबवत जहाँ कण गति करते हैं और एक समानांतर जहाँ गति करते हैं। तो 2 प्रकार की तरंगें होती हैं। तो खैर आगे बढ़ेंगे तब हम समझेंगे। फिलहाल तो तरंग से हम इतना ही जान लें कि एक विक्षोभ है, और आप पानी के अंदर कर दीजिए या स्प्रिंग के अंदर कर दीजिए, तरंग आपका उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। और उसके बाद तरंग जो है आपका ऊर्जा और संवेग का भी संचरण करती है। और भौतिक माध्यम के जिस भी माध्यम, जैसे पानी हो, लोहा हो, तो उसमें जो विशेष रूप से 2 गुण हैं, प्रत्यास्था और जड़त्व, इस पर जो है ये पूरी तरंग निर्भर करती है कि उस पदार्थ का जो है माध्यम जो है आपका लोहा, पानी, उसका प्रत्यास्था क्या है और जड़त्व क्या है। तो ये 1 नंबर के सवाल होते हैं और जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा तरंग देखिए 2 प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ तरंग इस तरह से चलती है, और अनुदैर्घ्य तरंग आप स्प्रिंग को खींचेंगे तो ये देखेंगे कहीं स्प्रिंग कम, कहीं ज़्यादा, कहीं नहीं। तो पास जहाँ होगा उसे हम संपीड़न कहेंगे तरंग, और जहाँ स्प्रिंग दूर रहेगी वहाँ विरलन कहेंगे। तो ये उदाहरण आपका है। और जो है अनुप्रस्थ तरंग ठोस में नहीं उत्पन्न होती है, गैस में इसको उत्पन्न नहीं किया जाता। और द्रव्य में आप जो है इसको, जैसे कि गिलास में पानी चम्मच चला रहे हैं, तो तल में जो है आप इसको उत्पन्न कर सकते हैं, और द्रव्य में नहीं। तो ये अनुप्रस्थ है कि ये छोटी जानकारियां हैं। और जो है इसके बाद अगर हम इसमें ये अनुप्रस्थ हो गया, स्प्रिंग में चूँकि कण जो है समानांतर गति कर रहे हैं अपनी जगह पर, तो इसलिए ये अनुदैर्घ्य तरंग इसे हम कहेंगे। हमने गलत दिया है, अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। तो आपको उदाहरण मिल जाता है तालाब से अनुप्रस्थ का, और यहाँ पर आपको स्प्रिंग से अनुदैर्घ्य का 2 प्रकार के। अब इससे संबंधित जो परिभाषा है, तो मान लीजिए एक तरंग, आपने तरंग की दिशा इधर आपने दिखाई और ऐसे एक तरंग चली, तो एक साइकिल यहाँ पर आके एक तरंग का पूरा हो जाता है।
तो ये एक साइकिल जो पूरा करने में समय लेती है उसको हम टी से बताते हैं, कैपिटल टी देखिए लिखा हुआ है। तो एक तरह की जो है एक चक्र को पूरा करने में लिया गया समय वो आपका टी हो जाता है। और उसी प्रकार से जो तरंग की हाईएस्ट ऊंचाई होती है, जो पॉजिटिव में और ये प्लस में और ये माइनस में मान लीजिए, तो ये निगेटिव ए रहेगा और ये माइनस। तो जो ये हाईएस्ट ऊंचाई होती है इसे हम आयाम, तरंग का आयाम कहते हैं। और इनकी दो तरंगों के बीच में जो बीच की दूरी होती है इसको हम लैम्डा से कहते हैं। मीटर में भी होता है यूनिट इसकी, और ये आयाम भी मीटर में मापा जाता है, और टी भी सेकेंड में। आगे इसका सूत्र अगर हम देखें तो v इक्वल टू एन लैम्डा, एन लैम्डा तरंग का सूत्र है। और इसको आप अच्छी तरह से लैम्डा समझी गए। एन क्या है? आवृत्ति है। तो आवृत्ति एन बराबर होता है 1/t। तो ये आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति इसकी इकाई होती है हर्ट्ज, हर्ट्ज इसकी इकाई एन की होती है। तो ये आपका 1/t आपको इस तरह से एन रहेगा। तो अगर आपको इसमें दो तीन चीज़ें मालूम है तो तरंग की गति मीटर पर सेकंड में आती है, तो मीटर पर सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरा, ये आया कहाँ से? सूत्र में अगर आप देखें तो न्यूटन साहब ने शुरुआत की 1716 में, और इन्होंने एक सूत्र दिया करणी में, अगर P/D, तो P को इन्होंने प्रेशर बताया, D को डेंसिटी या घनत्व बताया। तो जब इन्होंने कहा तो इनका ये था कि 0 डिग्री पर अगर वायु की चाल इससे नापा गया इस सूत्र से, प्रेशर और डेंसिटी बना के चैम्बर में, तो 280 मीटर पर सेकंड आया, जो कि जबकि था 332 होना चाहिए। ये मीटर पर सेकंड साउंड की वेव है, तो ध्वनि की, तो वायु की चाल की। तो ये चीज़ जब हुआ तो लाप्लास साहब आए और इन्होंने जो है अपना एक नियतांक दिया करड़ी में 1.41, और 280 न्यूटन साहब का आया था ये करड़ी में P/D से। तो इसको रखकर इन्होंने इस नियतांक से गुणा कर दिया, तो 332 जो है ये 100 साल के बाद, करीब मतलब 1817 में ये काम लाप्लास साहब ने किया, और ध्वनि की चाल को उन्होंने 332 मीटर पर सेकंड बना दिया। और गैस में इसकी चाल हमेशा कम रहेगी और ठोस में ध्वनि की चाल हमेशा ज़्यादा रहेगी, आप जानते हैं। और रेल की पटरी पर भी आप देख सकते हैं। और वायु में जो इसकी ध्वनि की चाल को प्रभावित करेगा, तो सीधी सी बात में बाद में बरसात में आप खुद ही देख सकते हैं, आवाज़ आपकी थोड़ी दूर नहीं जाती है, कोहरा वगैरह रहता है, तो वायु में नमी के कारण भी हो सकती है। सापेक्ष गति है, हो सकता है आप ट्रेन आपकी दिशा में आ रही है, आप ट्रेन की दिशा में जा रहे हैं, तो एक दूसरे की गति सापेक्ष गति हो सकती है। और गैस के नियत ताप पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अलग अलग ठोस में भी आप देखें तो उसमें जैसा ठोस रहेगा उस हिसाब से वायु की गति ध्वनि की गति प्रभावित होगी, जैसा ठोस रहेगा। तो यही इसके अंदर जो है आपका इस चैप्टर के अंदर है। इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि क्या है, प्रकार क्या हैं, परिभाषाएँ इसके अंदर क्या होती हैं, सूत्र क्या हो सकते हैं, और ताप दाब का प्रभाव क्या होता है, ये चैप्टर आपका है। और तरंग दो प्रकार की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ आप तालाब याद कर लीजिए, और अनुदैर्घ्य के लिए आप स्प्रिंग याद कर लीजिए। और ये इसका श्रृंग हो गया, मतलब ऊपर वाला भाग, और ये इसका गर्त हो गया, इसको गर्त कहेंगे। तो अनुप्रस्थ में, अनुदैर्घ्य में संपीड़न विरलन, और इसमें गर्त और श्रृंग दो शब्द आएंगे आपके। और परिभाषा आपने देखी ली। किताब में आपको फिर दिखा देता हूँ कि किताब में भी यही था आपके। और तरंग, यांत्रिक तरंगे क्या हैं, इनके प्रकार क्या हैं, इनकी कुछ परिभाषाएं बताइए, और न्यूटन का सूत्र क्या है, इसका जो है न्यूटन के सूत्र में लाप्लास साहब ने क्या संशोधन किया, और ध्वनि की चाल पे ताप का क्या प्रभाव है। तो ये सब जो है इसके अंदर वही v=n लैम्डा के पर वायु की चाल दे देगा आपको ध्वनि की। तो इस पर एक सवाल भी पूछ सकता है, v=n लैम्डा, आवृत्ति हर्ट्ज में दे देगा, लैम्डा मीटर में दे देगा, तो चाल बताइए, या t दे देगा तो n निकाल लीजिए। फिर उससे इस तरह से, मतलब इस पर एक सवाल छोटा सा बन सकता है। तो तीन चीज़ें हैं, दो चीज़ें देख के एक साथ चीज़ पूछ सकता है। तो आसान सवाल है, इसमें 1 नंबर भी है। और वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता छात्रों। और एक चैप्टर कक्षा 11 का 2 जुलाई
और आज परेड भी हुई है। सब लोग एनसीसी वाले छात्र भी अपने जगह परेड में रहें, और साथ ही साथ मैं सबसे अपना कहूँगा कि अपनी जो है फीस वगैरह भी कम्प्लीटली जमा कर दें, और कक्षा 11 के छात्रों को भी थोड़ा सा प्रेरित करें। और व्यवसायिक शिक्षा देखिए, आज के पेपर में भी आप पढ़िए तो निकल रहा है कि हर 50% कॉलेजों में यह लक्ष्य पूरा किया जाएगा, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। तो व्यवसायिक शिक्षा में आपको लाभ है, बहुत लाभ है। आप इसके महत्व को जानें, समझें। मैं आपको PDF इसका भेज देता हूँ, और आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, या प्रिंट करके निकाल लेंगे तो किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कान में लगा के चुपचाप सुनिएगा, तभी आपको बात मेरी समझ में आएगी। तो इस साल के लड़कों को जो 80% पाए हुए हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ फिर से। लगभग हर वीडियो में थोड़ा बहुत देता ही रहूँगा भाई। और आप लोगों से उम्मीद करूँगा, पिछले साल मैंने उम्मीद की थी 80% की, और इस साल के छात्रों से मैं उम्मीद करूँगा कि करीब 85% जो है ले आएँ। और आसान विषय है, कौशल पे आधारित है, और बेरोज़गारी आपकी तो कभी रहने ही नहीं देगा। और इस साल हम लोग खुद अपना जो है रॉ मटेरियल इकट्ठा करके और कुछ बनाएंगे, और जैसी चीज़ें जिसकी अच्छा मतलब अच्छी चीज़ बने। और नए साल के नए सत्र में आप फिर नई तरह से आपका स्वागत है। और कॉलेज क्लास जरूर आएँ, क्लास चल रहा है। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।